है ना। तो यहाँ पे हम जो प्रस्ताव दे रहे हैं कि इसकी जगह मानव को समाधान संपन्न होना है। परिवार रूप में हम कलेशग्रस्त हैं, परिवार रूप में हमें समृद्धि संपन्न होना है। समाज के रूप में हम भयग्रस्त हैं, समाज में अभयता संपन्न होना है। अभयता का मतलब होता है कि, हाँ जी, हाँ, पर भय मुक्ति और अभयता में दोनों के थोड़ा अलग अलग अर्थ भी है, वो मैं उसी को ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूं। मुझे डर नहीं लगना, इसको कहते हैं भय मुक्ति। मुझे जिस चीज से अगर डर लगना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं भय मुक्त होना। मेरे आचरण से दूसरों को विश्वास बनने लगे कि ये भरोसे लायक व्यक्ति है, इसको कहते हैं अभयता। यानी मेरे आचरण से, मैं जो भी कार्य व्यवहार करता हूं, कोई नहीं, कोई आराम से, हाँ। हाँ, तो हम अभी देखिए, हमारा जो भी आचरण होता है ना, उसके प्रभाव बनता है हमारे आसपास के लोगों पे, है ना। हमारे, मान लीजिए हमारी आदत हो गुस्सा हो जाने की, तो लोग हमारे से बात करने में संकोच करेंगे। हमारी आदत हो दूसरों की चीजों को लेने की, तो लोग हमारे से अपनी चीजों को बचा के रखें। हमारी आदत हो छेड़खानी करने की, है ना, जो स्त्री पुरुष में छेड़खानी करते हैं जैसे, तो लोग, स्त्री पुरुष हमसे बच के रहेंगे, संकोच करेंगे हमारे साथ पास आने में। ये सब भय पैदा करने वाली क्रियाएं हैं। परस्परता में प्रभाव के रूप में हमारा प्रभाव, हमारे आचरण से क्या प्रभाव बन रहा है ना, ये एक, इस पे ध्यान देना हम शुरू करते हैं, और इसमें लोग हमारे आचरण से आश्वस्त होने लगते हैं कि भाई अच्छा भैया बैठे हैं, इनके पास चीज रख के जाएंगे, सुरक्षित रहेगी, है ना। इनके पास कोई महिला बैठी है, वो सुरक्षित रहेगी, कोई छेड़खानी नहीं होगी, है ना। ये कभी गुस्से में बात नहीं करते, आराम से बात करते हैं, सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते। ऐसा आचरण जो है जब हम करने लगते हैं, तो उससे अभयता का फैलाव करता है, अभयता संपन्न। तो अभयता में हम अपने आचरण के प्रभाव की जिम्मेदारी लेने लगते हैं कि मेरे आचरण से लोग भयग्रस्त ना, इसको कहते हैं अभयता। भय मुक्ति क्या है? मैं भय से मुक्त हो जाऊं। वो किससे होता है? वो ज्ञान से होता है, समझदारी से होता है ना। दूसरे को भय मुक्त कैसे करना है? पहले तो अपने आचरण से हम विश्वास वाला आचरण करें जिससे लोगों का विश्वास बना रहे, है ना। वो कहते हैं अभयता। मेरे आचरण का प्रभाव दूसरों पे, उनको कम से कम मुझसे डर ना लगे, मेरे से कोई भय ना, चाहे कोई वस्तु के लिए, चाहे वो स्त्री पुरुष वाली बात है उसके लिए, या कोई व्यवहार के अंदर कटुता ना आए, है ना। जैसे हम कोई चिढ़ के बोलता है, कोई झुंझला के बोलता है, कोई गुस्से में बोलता है, ऐसा ना, विनम्रता से बात करने वाला व्यक्ति, है ना, ऐसा। जो अभी आपने भय मुक्ति कहा, तो क्या भय मुक्ति पॉसिबल है? क्योंकि भय तो एक बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हाँ, तो ये जो काम है भय मुक्ति, क्या वैलिड है? हाँ, तो भय मुक्ति बिल्कुल संभव है। अभी हमने स्वयं को केवल शरीर के रूप में पहचाना है, शरीर को लेके, तो शरीर की तो कभी ना कभी डेथ होनी है। हम उस रूप में जब देखते हैं, ऐसी मानसिकता में भय से मुक्त नहीं हो पाते। जब कौन सी मानसिकता? जिसमें हम स्वयं को शरीर मानते हैं। जब हम अपने स्वस्वरूप को पूरा जानने लगते हैं, शरीर के साथ हम जीवन रूप में भी हैं, वो बात पूरी चर्चा आगे हमें करनी ही है, तब हमारे अंदर जीवन के, जो जीवन मरण से मुक्त इकाई है जो जीवन, उसकी जब पहचान होने लगती है, तो उसके अंदर फिर हम भय मुक्त हो जाते हैं। तो वो बात करेंगे आगे, जब विस्तार से करेंगे, संदर्भ आएगा उसको ठीक से बात करेंगे। पर हाँ, ये बात सही है, उस मानसिकता में जहाँ पे हम स्वयं को शरीर मानते हैं, जिसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो भय ग्रस्त रहेंगे ही हमेशा, क्योंकि मरने का हमेशा डर रहेगा। हाँ जी,
कोई ड्रॉबैक नहीं। भयमुक्त होना तो एक गुण है, हमने अपने में एक गुण, अधिक गुण को पैदा कर लिया। ड्रॉबैक क्या होगा? ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं विश्वास से भरा हूं, तो इसका कोई ड्रॉबैक है क्या? जी। एक होता है कि कोई बंदा किसी के गिरावे में आके वो चुप हो जाता है, उसका हाँ। जवाब नहीं देता, जी। तो अगला बंदा समझ लेता है ये मेरे से डरता है, पर वो डरता नहीं होता, तो फिर वो उससे तो अपना वो एक किनारा रह जाए कि मैं इसके नहीं देखूंगा। तो उसका क्या, उसका वो उसका संविधान क्या है, या उसको कैसे समझा कि मैं इससे डरता नहीं, ये वो क्या संतुलन कहाँ बनेगा? हाँ, वो हो जाएगा। देखिए, जब हमको समझ आने लगती है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संप्रेषणा है, वो ठीक से होने लगती है। फिर हम, ये लोगों को पता चलने लगता है हम चुप, शिष्टतापूर्वक चुप हुए हैं या भय के कारण चुप हुए, इसको हम बता पाते हैं अच्छे से। लोग को दब रहा होता है, उसको दबाते और दबाते, लोग कहते हैं ये लग रहा है, चाहे वो आपको आपसे वो मतलब लड़ना नहीं चाहता, उसमें सामने तो आपसे लड़ने का, तो वो लड़ना नहीं चाहता, तो फिर मैं से वो शिष्टाचार के ऊपर है। जी, देखिए क्या है, नासमझ व्यक्ति के अलग अलग वेरिएशन में सब चलता है। समझदार व्यक्ति को कोई डोमिनेट नहीं कर पाता। लड़ना नहीं चाहते तो उनका कैसे लड़ेगा कोई? इसके बारे में तो सामान्य संसार में भी बहुत सारे लोग बातें करके गए हैं। लड़ाई तो तभी होती है जब दोनों लोग लड़ना चाहते हैं, उससे पहले लड़ाई होती है ना। कोई दबाना चाहता है तो उसका अपना बहुत शालीन तरीके हैं उसको भी हैंडल करने के। समझदारी पूर्वक होता है। आप धैर्य खो देते हैं, वहीं पे आप लड़ाई हार जाते हैं। कल ही भैया बता रहे थे, प्रेम भैया, कि भाई जैसे कोई बिटिया जा रही है कॉलेज में पढ़ने के लिए और उसको बोला भाई छेड़खानी होगी तो क्या करोगे? आंखों में आंखें डाल के देखोगे, बात करोगे। कुछ आपने कुछ अटैक थोड़ी ना किया किसी पे, आपने अपने विश्वास को बनाए हुए हैं, उससे व्यक्त हो रहे हैं। विश्वास पूर्वक व्यक्त होने से अपने आप बहुत सारी बलाएं वैसे ही टल जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज जी, खैर, इसमें दो तीन बातें अनुभव में आती हैं। जी, जैसे बचपन में साइकिल उठाते लगता गिर जाएंगी, हाँ, और गिरते ही थे, हाँ, लगता था आपको साइकिल चला रही थी, समझ गए, तो है नहीं। इसी तरह पैरने में नए किनारे बैठे थे, तैर रहे लोग हमको भय लगता है कि डूब में आता है, सीख गए तो खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब तक ये पकड़ में नहीं आई है बात, तब तक ये सब किनारे पे बैठे वाला भय, वो पकड़ में आ जाती है फिर वो भय नहीं लगता। तो अभी हम जिंदगी के किनारे पे बैठे हुए, ऐसा मान लीजिए। जीवन को जब तक हम समझे नहीं है ठीक से, ठीक है, तो अब पढ़ने में आ रहा है सबको पीछे से, है ना? तो व्यक्ति रूप में समस्याग्रस्त हैं, चाहते क्या हैं? प्रस्ताव किसका है? समाधान का, है ना? परिवार रूप में कलेशग्रस्त हैं, प्रस्ताव है समृद्धि का। समाज रूप में भयग्रस्त हैं, प्रस्ताव है अभयता का। और प्रकृति के रूप में के साथ मानव जो है असंतुलित है, प्रस्ताव है संतुलन का, सहअस्तित्व का। तो इस समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को पाने के लिए पूरे प्रस्ताव है। मानव यानी आप और मैं समाधान पूर्वक जी लें, समृद्धि पूर्वक जी लें, है ना, अभयता पूर्वक जी लें, सह अस्तित्व पूर्वक जी लें, इसके लिए पूरा प्रस्ताव है ना। और हमारे आकलन में अभी वर्तमान में स्थिति ये है। आप जांच के देखिए, क्या यही स्थिति है कि नहीं है? आप भी तो देखने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। आपके देखने में क्या आता है? ठीक है, तो आप भी एक व्यक्ति हैं, और तो आप में समाधान है कि समस्या है? समस्या का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, इसमें से किसी भी बात की अस्पष्टता होना बराबर समस्या। जैसे उदाहरण के लिए,
भोजन, भोजन क्या करना है ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। भोजन क्यों करना है ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। भोजन कैसे करना है ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। भोजन कितना करना है ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। और भोजन कब करना है ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। वो तो अभी दूर की बात है, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। शिक्षा, शिक्षा क्या शिक्षा हो, क्यों शिक्षा हो, कैसे शिक्षा हो, कब शिक्षा हो, कितनी शिक्षा हो, इसकी स्पष्टता है तो समाधान, इसकी स्पष्टता नहीं है तो समस्या। तो समाधान और समस्या बहुत सामान्य सी बात है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना की स्पष्टता ही समाधान है और इसका अभाव ही समस्या है। किसके बारे में? जिंदगी के सामान्य मुद्दे। कुछ शरीर की आवश्यकताएं हैं, कुछ हमारे मन की आवश्यकताएं हैं, इन सब को लेके कुछ हमारी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, कुछ सामाजिक आवश्यकताएं, कुछ प्राकृतिक आवश्यकताएं। इन सब को लेके अगर स्पष्टता है तो समाधान है, इन सब को लेके अस्पष्टता है तो समस्या है ना। जैसे समाज में मेरा योगदान क्या हो ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। समाज में मेरा योगदान क्यों हो ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। समाधान में मेरा योगदान कैसे हो ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। समाधान में मेरा योगदान कितना हो, कब हो ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। प्रकृति के साथ मेरा आचरण क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कितना हो, कब हो ये स्पष्ट नहीं है तो समस्या। अभी आप देखेंगे तो पाएंगे कि व्यक्ति और परिवार से अधिक तो सोचते ही नहीं। समाज तो कभी कभार आ जाता ध्यान में, भूले भटके। प्रकृति तो ओझिल है, वो तो हमारे लेंस के फोकस में ही नहीं, रेडार में की रेंज से बाहर है। अधिकतर समय समस्याओं में उलझा हुआ है मन, समाधान में नहीं, समाधान का अभाव। समाधान है नहीं तो इसलिए समस्या में उलझा हुआ है। और समस्या, और दूसरा फिर जब ध्यान जाता है परिवार की तरफ तो कलेश। समस्या और कलेश इनके बीच में घूमते रहते, यहां फंसा हुआ आदमी। सारी जिंदगी बीत जा रही है इसमें। छोटे बच्चे होते जैसे ये हैं तो कोई चीज मिली नहीं मिली इसको लेके समस्या, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो स्कूल को लेके समस्या, पढ़ाई को लेके समस्या, फिर यारी दोस्ती को लेके, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके, नौकरी धंधे को लेके, परिवार को लेके, बच्चों को लेके। समस्या ही समस्या। तो जिंदगी कैसे बीतती है? एक समस्या से उभरते नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है। तो एक समस्या फिर दूसरी समस्या। तो अपनी पूरी जीवन यात्रा की अगर इतिहास बनाएंगे तो समस्याओं का इतिहास बनेगा। बचपन में इन समस्याओं से जूझा, उसके बाद इन समस्याओं से जूझा, फिर इनसे, फिर इनसे। और मजेदार बात देखिए कितनी अच्छी है, जिस वर्तमान में हम होते हैं वो खराब लग रहा होता है और जो बीत गया होता है वो अच्छा लग रहा होता है। बचपन बड़ा अच्छा, कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे। जो कॉलेज में आज है ना उससे पूछो कॉलेज के दिन कितने अच्छे नहीं सर, जो बोलता है, जो कहता है अच्छा, उसी से पूछ लो 4 अच्छाइयाँ बताओ उस समय की। हाँ, है ना, क्योंकि वो उसकी अच्छाई ये है कि वो बीत गया, अब झेलना नहीं पड़ रहा है। क्या बोल रहे भैया? ठीक है, तो अभी तो ये हाल है हमारे, ठीक है। तो इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, इसमें से उभरा कैसे जाए? मूल मुद्दा तो इसका रोना गाना करना थोड़ी ना है, इसमें से उभरने की बात है।
से बाहर आने की बात है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी चर्चा शुरू करेंगे, है ना। तो इसमें कुछ एक दो बातें ना हम पहले पूरी चर्चा शुरू करने से पहले बेस में डाल लेते हैं अपने, है ना, आधार में रख लेते हैं। तो जो हमने बात शुरू की थी, प्रकृति में जो व्यवस्था है उसमें हर इकाई अपनी क्रियाशीलता के साथ, यानी अपने कार्य के साथ, अपने क्रियाकलाप के साथ, है ना, अपनी निश्चित उपयोगिता को कर रही है और साथ में दूसरों के साथ पूरक हो रही है ना। तो हर पेड़ अपनी उपयोगिता के साथ है और पूरकता के साथ है, हर जीव जंतु अपनी उपयोगिता के साथ है, पूरकता के साथ है, हर पशु पक्षी, हर खनिज, सब के सब अपनी उपयोगिता और पूरकता के साथ है ना। मनुष्य को अभी तक अपनी प्रकृति में उपयोगिता और पूरकता की पहचान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मनुष्य को अपनी भूमिका नहीं मालूम। तो अगर हम देखें, जैसे केंचुआ होता है, केंचुआ शब्द समझते हैं ना सब? तो यह मकड़ी होती है, ये कुछ निश्चित क्रियाएं करते हैं या अनिश्चित क्रियाएं करते हैं? निश्चित क्रिया है ना। मकड़ी जाला बनाएगी, है ना, किसी प्रकार के कीड़ों को खाएगी, ठीक है, किसी निश्चित प्रकार की जगहों पे मिलती है, ठीक है। तो और ये जो काम है उसका, वो तो इतना ही करती है, यानी उसका जाला बनाना, कीड़े खाना, ये उसकी उपयोगिता है। लेकिन ये जो करती है, इस उपयोगिता से वो पूरी व्यवस्था में कोई भागीदारी करे। ऐसे ही मान लीजिए आंवले का पेड़, आंवले के पेड़ में आंवला रसायन बनता है, एक प्रकार का तत्व बनता है ना, जो कि पोषण के लिए काम आता है। तो वो पेड़ के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सबके शरीरों के लिए फायदेमंद है ना। तो उसकी कुछ उपयोगिता है जिससे उसकी भागीदारी है पूरी व्यवस्था में, है ना। ऐसे ही सांप हो गया, उसकी अपनी कुछ उपयोगिता है, उसकी अपनी भागीदारी। तो हर इकाई अपना कुछ निश्चित क्रिया कर रही है और उससे उसकी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी हो। उस इकाई को नहीं पता है कि बड़ी व्यवस्था क्या है, वो तो अपने काम में लगी हुई। ये अंतर है मनुष्य में और उस इकाई में। चिड़िया को नहीं पता है कि उसका क्या योगदान हो रहा है बड़ी व्यवस्था में, क्योंकि उसकी दृष्टा वो नहीं है, उसको देख नहीं पाता। वो उसको तो अपनी लगन है और जो करना है वो करती रहती चिड़िया। ऐसे ही केंचुआ, जिसको जो करना है वो करता रहता है, मकड़ी उसे जो करना है करती रहेगी, बंदर उसे जो करना है करता रहेगा। उनको अपने स्वाभाविक रूप में जो करना है वो करते रहते हैं, वो अपने आप में उपयोगी हो जाता है, ठीक है। तो मनुष्य को हमने बोला वो प्रकृति का भाग है। तो मनुष्य की प्रकृति में उपयोगिता क्या है? कुछ उपयोगिता होगी या नहीं होगी? सोचने वाला बात है। एक तो ये मूल मुद्दा है सोचने का। हम यहाँ पे क्या तर्क बना रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रकृति की सभी इकाइयां अपना निश्चित काम करती हैं और उससे उनकी कुछ भाग उपयोगिता है, जो कि उनकी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। इस सिद्धांत को हम बता रहे हैं। उसके अनेक उदाहरण दिए, केंचुआ बताया, मकड़ी बताई, बंदर बताया, है ना, सांप बताया, आंवला बताया, सब अलग अलग उदाहरण दिए। इसी सिद्धांत के आधार पे हम बोल रहे हैं, अगर ये प्रकृति का सिद्धांत है तो मनुष्य की क्या उपयोगिता होगी प्रकृति में? तो क्या से पहले हम पूछे, क्या उपयोगिता होगी भी कि नहीं होगी? क्योंकि अभी तक जो कुछ कर रहा है उसको लगते तो देख के लगता है कि ये सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। अब बताइए क्या कह रहे थे? टी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने एग्जांपल दिया था, तो अगर शेर हिरन को ना खाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ऐसी और भी एग्जांपल थे। तो
मैं ये चाह रही थी कि जो जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो तो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, तो मैं चाह रही थी कि आप तो क्या इस पर भी थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, बात करेंगे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी इंक्रीज होने की वजह से मतलब किस तरह से हम इन्वायरमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, और इसका मेनली रीज़न है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उससे समस्या क्या है? नहीं, मैं चाह रही थी कि आप इस पर क्या बात करेंगे थोड़ा और, कि मतलब थोड़ा फोकस करेंगे कि कैसे चीज़ें ज़्यादा इस वजह से भी गड़बड़ हो रही है कि ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी। ये तो आपका मान्यता है, आपका मानना है, आपका बिलीफ है कि पॉपुलेशन बढ़ने से समस्या हो रही है। नहीं, मेरी ऐसी मान्यता नहीं। नहीं, अभी आपने कहा ना थोड़ी देर पहले कि अगर वो उसको नहीं खाएगा तो वो बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फिर वो डिस्टर्ब करेंगे जंगल को। तो उस टर्म में तो इधर मनुष्य की पॉपुलेशन अभी इतनी नहीं हुई है कि कोई समस्या हो। पॉपुलेशन का जो सिद्धांत है उसको समझना पड़ेगा। अभी हम सुनी सुनाई बातों को बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि इस पर हम और बात कर सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए ना। अभी हमारी क्या बात चल रही थी? मनुष्य के ऊपर ही बात चल रही है। क्या बात चल रही थी? मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति में कोई भूमिका है या नहीं? हाँ है ना, इस पे बात चल रही है। इसको समझेंगे तो इसका उत्तर भी निकल के आएगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि मनुष्य का होने का स्वरूप क्या है। मनुष्य को होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो किस स्वरूप में होना चाहिए? उसकी क्या भूमिका है प्रकृति में, व्यवस्था में? ये बात को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं तब तक पॉपुलेशन, ये सब छोटे, उससे बहुत निचले दर के मुद्दे कभी रिजॉल्व नहीं होंगे। सारा इस प्रकार के डिबेट में उलझ के रह गया समाज। हमको जो देखना है कि पहली बात, मानव की आवश्यकता भी है प्रकृति में या नहीं है। अगर मानव की आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? भूमिका का मतलब यही है, उसका रोल क्या है नेचर में, है ना। इसको पहले रिजॉल्व करते फिर आएंगे उस मुद्दे पे अगर जरूरत लगेगी तो। पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ये तो नैरेटिव्स हैं जो फैला रखे लोगों ने। आप कह रहे थे ना, बहुत सारा मीडिया करता रहता है टीवी से, तो ये पॉपुलेशन भी अपने आप में एक है। मीन्स अगर हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली पॉपुलेशन पे जाके बात नहीं कर सकते। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ठीक से बोलो ना, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोलना ये चाह रही थी कि जैसे अगर साइंटिफिक टर्म में देखते हैं तो बात करते हैं तो डायरेक्टली मतलब यहीं से बातें स्टार्ट कर देते हैं। तो वही मैं कह रही थी कि अगर हम इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली हम पॉपुलेशन पे नहीं जा सकते, उसकी जो और भी छोटी यूनिट्स हैं उस पर देखना पड़ेगा पहले, देन मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसमें हम जिस प्रॉब्लम को जा रहे हैं, प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके रूट कॉजेज में जाना पड़ता है। प्रॉब्लम को सरफेस से नहीं पहचाना जा सकता। जैसे कोई रोग हो गया, रोग होने का मतलब जैसे आपको मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, तापमान बढ़ गया। अब तापमान बढ़ गया, तापमान को घटाने के लिए आप उपचार करो, एक तो विधि होती है, एक होती है तापमान बढ़ने का कारण क्या हो उसको देखो, है ना। तो समस्या के कारण में जाना, जो जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम के रूट में जाना, उस अप्रोच को यहाँ पे ले रहे हैं। रूट को समझ लेंगे तो बहुत सारे इश्यूज अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी हम सरफेस पे घूमते रहते हैं। अब ये वैसे ही हो गया कि तापमान को कम करने के लिए पानी की पट्टी करें कि गोली खाएं कि कुछ और करें, हम रूट प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करते। रोग को इश्यू करना, लॉजिक जो होता है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग का की डेफिनेशन ही है, लॉजिक का मतलब ही होता है, तर्क का मतलब ही होता है क्रिया के कारण को पहचानना, किसी भी चीज के रूट कॉज को पहचानना, है ना। फिनोमेना और उसकी कॉजालिटी, इसको कनेक्शन को देखना ही रीजनिंग या लॉजिक कहलाता है। तो हम केवल उसकी बात करते रहेंगे, उससे कुछ निकलेगा नहीं। उसको करने से पहले बेस के आधार वस्तुओं को समझना पड़ेगा। तो मनुष्य को जब तक हम समझेंगे नहीं, मनुष्य की पॉपुलेशन पे बात करने जाएंगे, इसका बहुत अर्थ बनेगा, है ना। तो उसके लिए पहले कुछ बेस वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो मनुष्य की या मानव जाति की इस प्रकृति में कोई भूमिका है या नहीं?
क्योंकि भूमिका तो हमने देखी, जैसे मकड़ी की देखी, केंचुए की देखी, सांप की देखी, बंदर की देखी, वो अपने में कुछ उपयोगिता के साथ बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। तो मनुष्य की भी कुछ उपयोगिता होनी चाहिए और उसकी भी कोई भागीदारी होनी चाहिए, उसी स्वरूप में होना चाहिए, है ना। अभी तक तो आप लोग बताइए, अभी तक ऐसी कोई भूमिका है मनुष्य की प्रकृति में, कोई उपयोगिता दिख रही है? अच्छे से सोचे, अच्छे मन से। वर्तमान समय में तो कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ कर जो ये प्राकृतिक खेती है या ये सब है, ये यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो अभी नहीं दिख रही हमें। मैं तो देख रही सर, हैं? हमें तो दिख रही है। बताओ। बोले क्या बोले? नीचे से। प्रेम जी की बगिया है, हाँ। प्रकृति की बीच में भूमिका निभा ही रहे हैं। हाँ। तो यही दिख रही है। हमें एक बार उससे समस्या एक मिनट, एक पहले उसकी बात पूरी हो जाए फिर। हाँ, बारी बारी बोले, क्या बोल रहे थे? हमें सुना नहीं आपकी जैसे बात। आपने बोला कि प्रकृति के बीच में मानव की क्या भूमिका है, हाँ, तो हमें तो छोटे रूप में अभी यही दिख रही है प्रेम जी की बगिया, क्या दिखा इसमें? कि प्रकृति के समीप हैं, प्रकृति के बीच में काम कर रहे हैं। तो क्या भूमिका क्या दिखी? देखिए, इधर खाना पैदा कर रहे हैं, है ना, खाना को अच्छे तरीके से पैदा करके खा रहे हैं। अगर मनुष्य ना हो तो ना खाना पैदा करने की जरूरत पड़ेगी, ना खाने की जरूरत पड़ेगी। तो अपने लिए तो खाना पैदा करना और खाना तो भूमिका नहीं हो सकती प्रकृति में। तो क्या भूमिका है? तो इसको हम जो देख रहे हैं अभी, क्या देखा है इसमें हमने? थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी भैया, आप कुछ बोल रहे थे, माइक लीजिए। माइक ले लीजिए। एक उससे समझ सकता हूँ कि सीधी सी बात दिख रही हमें एक चीज अभी जो दिमाग में है, कहीं ना कहीं उपयोगिता तो है ही कि जो पेड़ वृक्ष है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है ही। उपयोगिता ना होती तो हमारे शरीर से जितनी भी चीजें बाहर जा रही हैं, हवा जा रही है, मलमूत्र जा रहा है, ये प्रकृति में समा सकता है। लेकिन हमने अपने मन से कुछ किया, क्या किया? अपने मलमूत्र को पानी में डालना शुरू कर दिया और पानी को बहा के नदियों में डालना शुरू कर दिया और नदियों को प्रदूषित कर दिया। तो समस्या हमारे शरीर से जो चीज बाहर आ रही है इसकी नहीं है, हमारे मन में जो योजनाएं हम बना रहे हैं, उससे हम जो कर रहे हैं उसकी समस्याएं दिख रही हैं। जमीन पे रहने वाले कोई और प्रजाति नहीं है जो पानी में अपने मल को विसर्जित करती है। ये बेवकूफी केवल मानव करता है। आपका कहने का मतलब है कि प्रकृति के लिए तो काम कर रहे हो वो तो अच्छा है, लेकिन मनुष्य के लिए भी मनुष्य काम करता रहे वो और बेहतर तरीका है। हम बोल रहे हैं प्रकृति में मनुष्य की भूमिका को पहचानने की जरूरत है। अभी जितने उदाहरण आ रहे हैं वो मनुष्य के लिए जो कर रहा है, तो दो चीजें, मनुष्य केवल अपने लिए कर रहा है, सेल्फिश, स्वार्थी भैया बोल रहे थे, है ना, तो उस प्रकार के काम कर रहा है। वो ना करके प्रकृति के साथ तालमेल करके अपने काम कर ले, अपना खाना पीना कपड़ा ले ले। लेकिन ये तो तब जरूरत है ना जब मनुष्य है। प्रकृति में मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो किसी कमी को पूरा करने के लिए हुई होगी ना, कोई आवश्यकता होगी, उसको भरने के लिए हुई होगी। तो वो आवश्यकता क्या है? वो हमारा खाना पीना कपड़ा पहनना उठना बैठना ये सब नहीं होगा, उसमें कुछ और भूमिका होगी हमारी। जी, प्रकृति में मनुष्य जो है एक प्रकृति में मनुष्य जो है एक मध्यस्थता वाला एक अपना रोल अदा कर रहा है, कर सकता है, लेकिन हम उससे थोड़े से भटक गए हैं कि जहाँ पे प्रकृति का जो जिसे हम कहते हैं कि हरियाली है, जैसे रेगिस्तान है या जहाँ पे बंजर जगह है, तो वहाँ पे मनुष्य अगर अपना हस्तक्षेप थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में करे तो उसको भी हम निखार सकते हैं। प्रकृति वहाँ पे भी अच्छे से फल फूल सकती है। प्रकृति जैसे हमने डोमेस्टिकेटेड किए हैं, बहुत सारे मुर्गियाँ की है, बकरियाँ की है, तो इनसे ये हमारा एक सिम्बियोटिक रिलेशन है दोनों का, और उसका परिणाम स्वरूप जो है वो और प्रकृति में
इजाफा हो सकता है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं इसको आप सोच के देखिए एक बार। हमने जो पशुओं को पालतू बनाया, गाय को बनाया, गधे को बनाया, घोड़े को बनाया, ये तो हमारे लिए ही बनाया। मनुष्य के लिए ही तो काम आते हैं वो। मनुष्य अगर ना होता प्रकृति में तो डोमेस्टिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये प्रकृति की आवश्यकता तो नहीं है। दूसरा, आप बोल रहे हैं डेजर्ट को ग्रीन कर देंगे, पर प्रकृति के लिए तो डेजर्ट भी और ग्रीनरी भी प्रकृति ही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। हमें अच्छा लगती है ग्रीनरी, हमें डेजर्ट अच्छा नहीं लगता, ये तो हमारा नजरिया है। तो हम अपने जहां हमें डेजर्ट लगता है वहां ग्रीनरी करने की कोशिश करते हैं। प्रकृति में तो बंजर हो, पत्थर हो, पानी हो, हवा हो, ना हो, चंद्रमा भी प्रकृति है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मनुष्य को जो भूमिका का निर्वाह करना है अपना, वो भूमिका क्या है? अभी सारे उत्तर इसी में आएंगे कि जो हम अपने लिए करते हैं, जो कि भैया की बात को रीइंफोर्स करता है कि हम सेल्फिश, अपने लिए सोचने के। प्रकृति में हमारी बड़ी व्यवस्था में कोई भागीदारी है कि नहीं? आपके कहने मतलब पोषित करना, मनुष्य प्रकृति को भी पोषित, प्रकृति में पोषित करने वाले संसार को नाम देते हैं वनस्पति। जितना प्राण संसार है, प्राणावस्था है, ये पोषण की जिम्मेदारी के साथ, पोषण के अधिकार, सारा पोषण तो चाहे जीव जंतुओं का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, चाहे मनुष्य का हो, सारा वनस्पति संसार से आता है। तो वो जिम्मेदारी तो वहां निर्वाह हो रही है। तो पोषण करने का तो हमें करना नहीं हो, तो कर रहे वनस्पति, अच्छे से करिए अच्छी, पर ये सोच आपकी सही दिशा में गई है। ये प्रश्न पकड़ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रही है बात? नहीं, पकड़ में आ रहा है। हाँ, क्या खेती तो हम अपना पेट भरने के लिए करते हैं, है ना? अभी कभी सोचा ही नहीं ऐसा, ऐसे सोच के ही नहीं देखा कभी। मतलब अभी तो यही सोचा है भाई मेरे को कुछ चाहिए और उसके लिए रास्ता बताओ, या मेरी समस्या है इसका कोई समाधान बता। इससे ज्यादा हम सोचते ही नहीं। मनुष्य का प्रकृति में कोई रोल है कि नहीं है, कोई भूमिका है कि नहीं? समग्रता की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि पार्ट है प्रकृति का मनुष्य, तो उसका योगदान तो होगा जरूर, होना ही चाहिए। सही बात, होना भी चाहिए। हाँ। अगर नहीं होता, हाँ। इसके ये होता ही नहीं, इसका प्रकटन ही नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अस्तित्व में है, इसका मतलब योगदान होगा। वो लोग आते हैं उस योगदान को नहीं पहचान पाते। बिल्कुल। देखिए अब सही मुद्दे पे आ गए ना, तो अज्ञान का मुद्दा हो गया ना। हम समझ नहीं पा रहे, हमको इसका ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस है ये हमारी, है ना? इस पे ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, इसमें बहुत भटके हम जब बात करते हैं ना चीजों की, हम बहुत सरफेस की बातें कर रहे हैं, हमको मूल समस्या ही नहीं मालूम अपनी। हमको ये मालूम ही नहीं है हम क्या है, क्यों है, किस लिए। हाँ, कुछ कहना चाहते? माइक माइक। हाँ, तो एक कमेडियन स्लैश थिंकर थे जॉर्ज कार्लिन, उन्होंने बोला था कि हम लोग शायद अपने आप को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रकृति ने हमें यहाँ डाला हो, क्योंकि, और ये जोक था तो बस मूवमेंट करने में, कि प्रकृति सब कुछ बना पा रही थी, खुद पेड़ पौधे जानवर, बस प्लास्टिक नहीं बना पा रही थी। तो इंसान आए, उसको प्लास्टिक की जरूरत पड़ी तो उसने इंसान बनाया, तो अब उसके पास बहुत प्लास्टिक है। अब जब इनफ प्लास्टिक हो जाएगा तो वो इंसानों को हटा देगी। अच्छा, प्लास्टिक नहीं बन रहा।
मैंने क्वेश्चन किया, इफ ह्यूमन विल इंस्टिंक्ट फ्रॉम अर्थ देन व्हाट विल हैपन। क्या क्वेश्चन है, मैं समझा नहीं ठीक से। अगर ह्यूमंस जो है एक्सटिंक्ट हो जाए अर्थ से, एक्सटिंक्ट हो जाए, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, तो साइंस में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि अरे ये भयंकर चीज हो जाएगी। मतलब कि मतलब उन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया कि इतने साल में ये अच्छा हो जाएगा, इतने साल में ये अच्छा हो जाएगा, एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेटर पूरा मतलब जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, ऐसा करके। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि हम नहीं रहे तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या आपके पास कुछ ऐसा जवाब है कि हम नहीं रहेंगे तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, प्रकृति ने मानव को प्रकट किया, प्रकृति में मानव का प्रकट है। क्योंकि दूसरी भाषा में बोले तो इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस द ह्यूमंस हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो या तो हमें ये स्टैंड लेना होगा कि प्रकृति में जो कुछ होता है वो बिना कारण के होता है, तो फिर हमें पूरी साइंस छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि साइंस पूरी कारण को समझने की विद्या का नाम है। साइंस क्या है? कारणों को समझने की पूरा सिस्टम है ना, तो हमें साइंस को ड्रॉप कर देना चाहिए। और अगर हम मानते हैं कि नहीं कारण है, इसका भी कारण होगा मनुष्य के उत्पत्ति का, इसका भी कोई पर्पस होगा, तो वो क्या पर्पस है उसे पहचानने की जरूरत है। इसको हटा देंगे तो क्या होगा? इसको हटा देंगे तो फिर से प्रकृति के अंदर वही मोमेंटम है और फिर से एवोल्यूशन से मनुष्य को पैदा करें। जैसे आप किसी मैदान में से घास को हटा दीजिए, करते ही लॉन्स की सब लोग अपने, क्या होता है थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है, फिर आ जाती है। आप मच्छर को मार दीजिए, फिर क्या होता है? थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है। जो एवोल्यूशनरी मोमेंटम है, आप उससे कैसे एस्केप करेंगे भाई? मच्छर मारने का पूरा विभाग बना है। हम मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मच्छर नहीं मरेगा। सही बात है, नई वैरायटियां आ गई। सोचने की बात है कि एवोल्यूशनरी मोमेंटम को हमारी औकात है रोकने की। एवोल्यूशनरी मोमेंटम को हम नहीं रोक सकते। मनुष्य अगर नहीं होंगे, मान लीजिए किसी कारण से हमने कोई रोग पैदा कर दिया, सब मर गए, नेचुरल फिनोमेना से फिर से मनुष्य पैदा हो जाएगा। और कोई भी प्रजाति जिसकी आवश्यकता वो हमेशा ऐसे ही रहती है। धरती के संतुलन के लिए जिन प्रजातियों की आवश्यकता है, धरती अपने आप से कुछ ना कुछ मैकेनिज्म निकालती है, उससे उनको पैदा कर लेती है। क्या कह रहे हैं भैया? जिस तरह से हम लोग ने पढ़ा है, हाँ, मनुष्य की उत्पत्ति तो बस शुरू हुई है। हाँ, यदि मनुष्य खत्म हो जाएगा तो मतलब फिर मनुष्य बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मतलब आज के जो बंदर हैं और आज के जो मनुष्य हैं, इनके कोई पूर्वज थे जिसमें से दोनों निकल गए, तो हम वहीं पे पहुंचेंगे फिर से। और जरूरी नहीं है उसी बंदर से हो, किसी और बंदर से हो सकता है, किसी और जीव जंतु से। किनारे में आ जाए, वो चाहते हैं कि हम मरे वो आए। इसीलिए घूम रहे बाहर। जैसे हम लोग विचार कर रहे हैं, वो भी विचार कर रहे हैं। यार ये लोग विचार कर रहे हैं, निर्णय लेने की शायद आप बस उनके पास